Hello and welcome to the classes of physics. Our today's topic is units and measurement. Now, what is measurement? In our daily life, we measure lots of quantities. जैसे कि हमने कोई सामान खरीदने गए तो हमने क्या किया, उसकी क्वांटिटी को पहले देखा कि कितनी अमाउंट में वो चीज़ है. तो अगर हम किसी भी चीज़ के आगे एक क्वेश्चन लगाए, हाउ मच ऑफ दैट इज प्रेजेंट, तो अगर ये सवाल का हमें जवाब मिलता है यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. और ये जो प्रोसेस है यही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है. अब व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स? फिजिक्स के अंदर हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग को भी क्या है, आपको नोट करना पड़ेगा. और जब रीडिंग नोट की जा रही है तो ये ही चीज़ क्या है, आपकी मेजरमेंट है. यानी कि आप काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे लेंथ, मास, टाइम, उनको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. तो किसी भी चीज़ को अगर आप क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज मेजरमेंट. अब हर चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो जिस भी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं और डिस्क्राइब बाय अ नंबर इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल, मास ऑफ ए पर्सन, क्या आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो? आंसर इज यस. तो यस, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. सिमिलरली लेंथ ऑफ ए टेबल, एरिया ऑफ ए हॉल, टेम्परेचर ऑफ ए रूम, इन सबको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं. कुछ चीजें हैं जैसे कि एंगर है हैप्पीनेस में, ये क्या है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं? नहीं, हम नहीं इनको क्वांटिफाई कर सकते, नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. कि कैसे बताओगे, आपको 1.5 किलो गुस्सा आ रहा है, 2.5 हैप्पीनेस है, तो ये नहीं मेजर की जा सकती. तो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज. अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो बेसिकली 2 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज की गई है, जिसमें से पहली चीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज. नाम में आ रहा है फंडामेंटल, यानी कि ये प्राइमरी क्वांटिटीज हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो खुद के अंदर ही डिफाइंड है. ये बेस क्वांटिटीज हैं, इनको डिफाइन करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आपने आप सेल्फ ही डिफाइंड होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं. इनका यूज करके हम दूसरी क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. तो ऐसी 7 क्वांटिटीज हमारे पास में है, विच इज मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अभी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये आपने 9th क्लास के अंदर या 11th क्लास में आगे पढ़ोगे, मोल करके कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड है. दूसरी तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं वो हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज. दीज फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट. यानी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर क्या है, डिपेंडेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल एरिया. एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू विड्थ, कुछ भी कह सकते हैं. तो एरिया पाई आर स्क्वायर जितनी भी है, तो ये सब क्या हो रही है, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है. इसी तरह से आपके पास में स्पीड है, विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या है, लेंथ एंड टाइम दोनों आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं. तो स्पीड भी क्या है, वो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कर रही है. तो इसी तरह से फोर्स, वॉल्यूम, फ्रिक्शन, पावर, एनर्जी, वर्क, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट हैं. तो ये सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं. अब इन दोनों के अलावा 2 क्वांटिटीज ऐसी भी हैं, एंगल एंड सॉलिड एंगल, जो ना तो फंडामेंटल की कैटेगरी में है और ना ही डिराइव्ड की क्वांटिटीज की कैटेगरी में है. यानी कि इनका यूज करके हम ना तो किसी और क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, ना इनको डिफाइन करके किसी और क्वांटिटी का क्या है, डिपेंडेंस है. तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चीजें हैं, इनको ना तो डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी, ना इनका यूज करके हम किसी और को डिफाइन करते हैं. नाउ कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में 2 चीजें होती हैं. एक चीज तो नंबर, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने अमाउंट में है, और दूसरा इट्स यूनिट. यूनिट जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है किसी भी चीज के अंदर. जैसे आपने 5 के आगे सेंटीमीटर लगाया है तो बहुत छोटा है, मीटर लगाया है तो उससे बड़ा होगा, उसके आगे आप किलोमीटर लगा दो, माइल लगाओ, वो क्वांटिटी क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है. तो यूनिट जो होती है वो क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नाउ व्हाट इज अ यूनिट? आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये 1 ही सेंटीमीटर है या ये मीटर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं. तो जो स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है उसी को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है. और जरूरी नहीं है कि किसी चीज की केवल एक ही यूनिट हो, मल्टीपल यूनिट्स पॉसिबल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ की यूनिट है मीटर, फुट, इंचेस, और भी कई सारे हैं कि आपके जैसे कि किलोमीटर है, माइल्स है. मास की यूनिट हो गई किलोग्राम, पाउंड हो गई,
टाइम की है, सेकंड है, मिनट है, आवर है, डे है, ईयर है, टेम्परेचर की हो गई फ़ारेनहाइट, केल्विन, और एक और है डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स? आप कैसे डिफाइन करेंगे किसी चीज को? तो उसमें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि आपकी इस चीज को ही हम 1 सेंटीमीटर कहेंगे, तो प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए उसकी। सेकंड, इट सूटेबल साइज होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत छोटी ले लो या बहुत बड़ी ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा यूनिट ले रखी है, लेंथ की मीटर है, तो जब आप स्टैंडर्ड किसी चीज को नापते हैं तो हम मीटर यूज करते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मेरे को डिस्टेंस नापनी है यहाँ से लेके अमेरिका की, तो वो मीटर्स में नहीं नाप के हम किस में बड़ी यूनिट्स की तरफ जाते हैं, किलोमीटर में। इसी तरह से मेरे को बहुत छोटी चीज नापनी है, जैसे इस बुक की साइज नापनी है, एक पेज की कितनी विड्थ है ये नापनी है, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर से भी कम होता है, तो वहाँ मीटर काफी बड़ा हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि कम सुटेबल साइज हो रही है। देन इट इज रिप्रोड्यूसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इनवेरिएबल। इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन प्लेस, टाइम और फिजिकल कंडीशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन हम एट प्रेजेंट जहां बैठे हैं वहां तो अलग है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गए, टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसके अंदर कुछ चेंज हुआ, उसकी डेफिनेशन ही बदल गई। तो ये प्लेस और फिजिकल कंडीशन, टाइम जैसी जो चीजें हैं उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कि यहाँ पर अगर उसका कोई स्टैंडर्ड है तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर या इस टेम्परेचर बढ़ाने पर भी वो ही स्टैंडर्ड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिस्ट्रक्टिबल है, कि वो जल्दी से, ऐसा नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय हो गई आप उसको फिर रिक्रिएट नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, कि आप अपने घर के अंदर कोई यूनिट चलाओ या इस गली के अंदर कोई यूनिट चलाओ, दैट इज ऑफ नो यूज। उसका थोड़ा ब्रॉड जो लेवल है उसके ऊपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स? जो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है जो हर तरह की क्वांटिटीज को मेजर कर सके, वो ही क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास में कई तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है हमारे पास में सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, और जैसे आपको नाम पता चल रहा है, सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। इस सिस्टम का एक नाम और है गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें सेंटीमीटर किसकी यूनिट हो गई, लेंथ की, ग्राम किसकी यूनिट हो गई, मास की, एंड सेकंड किसकी यूनिट हो गई, टाइम की। तो जो इसका एक फायदा है कि अगर आप सेंटीमीटर और ग्राम के अंदर अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो जो टाइम की कैलकुलेशंस होगी उसमें आंसर आपके सेकंड के अंदर ही आएगा। तो जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इनका अपना क्या होता है, एक रिलेवेंस होती है। इसी तरह से एक एमके सिस्टम ऑफ यूनिट है। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रेंच, और ये जो बेस्ड है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास में एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें एफ स्टैंड्स कर रहा है फुट, पी स्टैंड्स कर रहा है पाउंड, एंड एस स्टैंड कर रहा है सेकंड के लिए। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स है। अब अगर हर कंट्री अपना इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलाने लगी, तो क्या एक सोचा गया कि ऐसे कैसे होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको ट्रेड करना है, कि जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई चीज भेजी गई फ्रांस के अंदर, तो वो अलग यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं, ब्रिटिश में वो अलग सिस्टम यूनिट यूज करते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट? तो इनको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप किया गया, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। So in 1971, General Conference on Weight and Measurement held its meeting and decided a system of unit for international usage, ताकि जो आप एक दूसरे का ट्रेड कर सकें या कोई कम्युनिकेशन कर सकें, तो वहां पर कोई स्टैंडर्ड है, तो इन्हीं चीजों के रिस्पेक्ट में आप अपनी क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिट के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और 2 जो हमारे पास में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी उनकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी करस्पॉन्डिंग ऐसा यूनिट डिफाइन की गई है, जैसे लेंथ की क्या हो गई, मीटर, और उसका सिंबल क्या है, एम। मास की हो गई किलोग्राम, इट्स सिंबल इज केजी। टाइम का इज सेकेंड, इट्स सिंबल इज एस। टेम्परेचर के लिए केल्विन स्केल यूज करते हैं। रिमेंबर, हमारी जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होगी, या फिर जो हम स्टैंडर्ड जगहों पर कैलकुलेशंस करेंगे, वो हमेशा केल्विन स्केल के अंदर की जाती है, बिकॉज दैट इज एसआई यूनिट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी एसआई यूनिट है एम्पियर एंड सिंबल इज कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला, स्टैंड्स फॉर सीडी। एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये हम इसकी एसआई यूनिट है मोल, और इसका सिंबल लिखते हैं MOL। नाउ अब
एक क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ ए मटेरियल हमने पढ़ा है कि वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी कंडक्टर पे तो उसकी लेंथ, एरिया, जो कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशन, वो बदल सकती हैं। तो उसके बाद भी हमने ये क्यों कहा है कि लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशंस हैं कि वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर आता है इसके जो स्टैंडर्ड हमने चूज किए हुए हैं उसके अंदर। There, the modern standard definition of the length is independent upon other factors, और इसीलिए इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए क्लासिफाई किया गया है। अब ये जो आप एक टेबल देख रहे हैं इसके अंदर लेंथ, टाइम, मास और ये जो आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशंस दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंथ की बात करें, द मीटर सिंबल m इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ. It is defined by taking the fixed numerical value of speed of light in vacuum c to be 299,792,458 when expressed in the unit meter per second, where the second is defined in terms of cesium frequency. Now, अगर आप इन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वैसे साउंड कर रही हैं, तो हमें इनके बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि इनके कंपैरिजन करके ही आपने क्या कर रखा है, अपनी क्वांटिटीज को डिफाइन कर रखा है। तो अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो हमने स्पीड ऑफ लाइट को लेकर किया है, और स्पीड ऑफ लाइट प्रेशर, टेम्परेचर इस पे डिपेंड नहीं करती है। इस वजह से जो हमारी लेंथ के लिए मीटर है वो एक फंडामेंटल यूनिट है। इसी तरह से टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट सबकी अपनी डेफिनेशंस हैं, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनके अंदर भी क्या करते हैं, फिर टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि जो साइंस है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें हमेशा डेवलपमेंट चलता रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने मास के अंदर क्या किया था, जैसे 1 या 2 साल पहले लगभग पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पर एक डिसाइड किया गया कि मास की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस करेंगे जो आज के टाइम के लिए नेसेसरी है। तो इसी तरह से इनमें हल्के से कई चेंज विद टाइम होते रहते हैं। Now here we can see in the table length is defined using speed of light in vacuum. That's why it is independent upon other parameters. Now हमारे पास में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज रेडियन, ये है एंगल की यूनिट, हमने यूज भी की हुई है, तो विच इज थीटा से इसका रिप्रेजेंट किया जाता है आर्क बाय रेडियस। नेक्स्ट इज स्टेरेडियन है, इट इज यूज टू मेजर सॉलिड एंगल। ठीक है, स्टेरेडियन का सिंबल दे रखा है। अब स्टेरेडियन होता क्या है, एक्चुअली जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट है। नाउ व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल जैसे आपने एक स्फीयर मान लेते हैं जिसकी रेडियस क्या है r, तो आर स्क्वायर का जो एरिया आप एक सरफेस पे लीजिए, और ये जो सरफेस का आर स्क्वायर सरफेस एरिया है, ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोन शेप की स्ट्रक्चर बन रही है, तो जो कोन का वो पोर्शन है जो सेंटर से टच कर रहा है, वो वाला जो एंगल है वो ही क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। अब ऐसा यूनिट्स को जो लिखने के कुछ रूल्स हैं, इनमें से जस्ट वी हैव टू गो थ्रू, इस पर कोई इतना स्ट्रेस नहीं करना है, पर लिखने का भी एक तरीका होता है। इसमें रूल नंबर 1 है कि फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर्स इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट और ए पर्सन। जैसे न्यूटन है तो हम स्मॉल n से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट नेम लिखेंगे NEWTON, नॉट बिगिन विद कैपिटल N। सेकेंड है सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। जैसे हमने न्यूटन के लिए कैपिटल N यूज करते हैं, स्मॉल n नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम सिंबल की बात कर रहे हैं तो अगर उस साइंटिस्ट के नाम पर है तो हम कैपिटल में उसकी शुरुआत करेंगे। इसी तरह से कैल्विन के लिए कैपिटल K, कुलॉम के लिए कैपिटल C, एम्पियर के लिए कैपिटल A। नाउ सिंबल्स फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। तो जो साइंटिस्ट के नाम पर स्टार्ट नहीं है उनके सिंबल्स को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। नेक्स्ट इज 1 space is left between the number and the unit. आपको एक हल्का सा स्पेस छोड़ना है नंबर और यूनिट के बीच में। और द यूनिट डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, तो अगर जैसे 144 kg कह रहे हैं तो यू विल नॉट से 144 kgs और 10 seconds। जनरली ये 10 seconds वाला जो है हम गलत यूज करते हैं, यूनिट सिंगुलर होती है, उनको प्लूरल में कभी क्लासिफाई नहीं करते। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट। आप यूनिट लिखेंगे उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द सिंबल। जैसे कि हमारे पास में न्यूटन मीटर है, 19 न्यूटन मीटर, तो कैपिटल N और स्मॉल m आप टुगेदर लिखेंगे, बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा।
ऐसा ही कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो हम लोग यूज करते हैं, मेरे ख्याल से आपने 10th क्लास के अंदर कुछ यूज भी किए हुए होंगे। जैसे मोस्ट कॉमन जो है किलो यूज करते हैं, विच मीन्स 10 टू पावर 23, मेगा 10 टू पावर 6, गीगा 10 टू पावर 9। ये तीन जो है हमारे ज्यादा काम आते हैं, यानी कि जो रेड के अंदर मार्क किए गए हैं वो ज्यादा यूज होते हैं, तो आपको बाकी इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम ये चीजें अपने आप ही याद हो जाती हैं। जैसे मिली के लिए कितना है 10 टू पावर -3, मिलीमीटर लिखते हैं, ठीक है, यानी मीटर अगर हमारा स्टैंडर्ड है तो उसका मिली क्या हो गया, मिलीमीटर, 10 टू पावर -3 मीटर। इसी तरह से माइक्रो की बात करें तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू पावर -6 और इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से नैनो है, नैनो स्टैंड्स यानी 9 स्टैंड्स फॉर नैनो, तो 10 टू पावर -9 है तो नैनो और उसका सिंबल क्या है, एन। इसी तरह से पिको है 10 टू पावर -12। इसके अलावा भी कुछ प्रीफिक्सेस यूज होते हैं जो हम टाइम के साथ में देख लेंगे। नाउ यूज कैसे करना है, जैसे मान लीजिए 3 मिली एम्पियर है तो मिली को आप उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, बस 3 एज इट इज रहेगा। मिली का मतलब कितना होता है 10 टू पावर -3 और ए यानी एम्पियर, तो आपको केवल मिली की वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे 5 माइक्रो वोल्ट है तो माइक्रो की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर -6, 5 एज इट इज रहेगा, 10 टू पावर -6 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन द यूनिट वोल्ट एज इट इज है। इसी तरह से 8 नैनो सेकेंड, 8 इंटू नैनो 10 टू पावर -9 एंड सेकेंड की तरह ही रहेगा। इसी तरह से हम पिकोमीटर, किलोमीटर, गीगावाट कुछ भी हो उन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रोन हो गई। देन प्रैक्टिकल यूनिट के लिए जब आप केमिस्ट्री के अंदर भी बात करेंगे तो जो क्वांटिटीज हैं बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम यूज किया जाता है विच इज 10 टू पावर -10 मीटर, और ये काफी काम आता है आपके एंगस्ट्रॉम, तो याद रखना इसको। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर। इसी तरह से 1 फर्मी होता है 10 टू पावर -15 मीटर और ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है। कुछ और यूनिट हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हमने छोटी छोटी लेवल पे तो बात कर ली, लेकिन जब हम स्पेस के अंदर बात करते हैं तो जो मीटर, किलोमीटर, माइल सही हमारे लिए क्या है, काफी छोटा पड़ता है। तो आपने नाम सुना होगा एक यूनिट के बारे में कि लाइट ईयर है, तो वैसे ही एक यूनिट और होती है हमारे पास में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है कि हमारी अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन किया जाता है, जिसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू पावर 11। इसी तरह से लाइट ईयर है। लाइट ईयर ध्यान रखना, ईयर वर्ड भले ही आ रहा है बट इट इज द डिस्टेंस की यूनिट है, इट इज नॉट ए यूनिट फॉर टाइम। तो ये है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी एक साल में लाइट वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको लाइट ईयर बोलते हैं। और हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो लाइट की स्पीड है विच इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर बात हो रही है 1 ईयर के लिए। तो ओवरऑल हम बात करें तो 1 लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर होते हैं 9.5 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। तो ये काफी बड़ी जो है यूनिट है। जब हम आउटर स्पेस की बात करते हैं वहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वहां लाइट ईयर काम आती है। इसी तरह से एक यूनिट और यूज होती है स्पेस के लिए विच इज पारसेक एंड इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। यानी कि आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें लिख रखा है 1 AU, तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई हमारी 1 AU। अब ये AU जो आपकी डिस्टेंस है वो किसी पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल बनाती है, तब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, पारसेक कहलाती है। और ये सबसे बड़ी यूनिट है एस्ट्रोनॉमी में जो स्पेस के अंदर यूज होती है, और 1 पारसेक इज 3.1 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। इसी तरह से हमारे एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग हेक्टेयर यूज करते हैं, एकड़ यूज करते हैं, स्मॉल एरियाज को मेजर करने के लिए बर्न यूज करते हैं। काफी सारी आपकी मेजरिंग जो यूनिट्स हैं विद टाइम जो आएंगी आप जस्ट गो थ्रू इट, अपने आप याद हो जाती हैं। इसी तरह से मास हो गई, उसमें हम लोग जो कॉमन यूज करते हैं वो टन यूज करते हैं, और 1 टन का मतलब कितना हो गया 1000 kg। क्विंटल यूज होता है ग्रेन्स वगैरह के केस में विच मीन्स 100 kg। और एक और यूनिट है विच इज चंद्रशेखर लिमिट। इसका मतलब होता है इट इज 1.4 टाइम्स मास ऑफ आवर सन विच इज रफली इक्वल टू 2.785 इंटू 10 टू पावर 30 kg। और ये बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है मास को मेजर करने के लिए। अब चंद्रशेखर लिमिट है तो ये एक इंडिया का एक साइंटिस्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनके नाम पर ही ये यूनिट रखी गई है।
इसी तरह से मास को मेजर करने के लिए आपने एटॉमिक मास यूनिट पढ़ी होगी, AMU, जो आपके मोल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर काम आता है, क्योंकि एटम्स होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं, तो वहां पर जो मास मेजर करने के लिए यूनिट यूज होती है वो क्या है, AMU है। इसी तरह से टाइम के लिए भी कुछ यूनिट्स हैं, सोलर डे विच इज 24 आवर्स, सोलर ईयर 365 सोलर डेज होते हैं। इसी तरह से लूनर मंथ है 27.3 सोलर डेज। और भी आपके कई सारे जो यूनिट्स हैं डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास में क्या आ गया, लूनर डे हो सकता है, सीड्रल डे है, और भी काफी सारी चीजें हैं। तो विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर से जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है, बाकी जो चीजें हैं वो टाइम अपने आप याद होती जाएंगी। ओके, थैंक यू।